Hi everyone, very good evening to all of you today. Welcome to today's session. My name is Anuja, and today we'll be talking about tips to improve your reading skills. Now, why are we talking about your reading skills? Because this is the single most important skill for any CLAT aspirant. If we talk about English section, legal section, or critical reasoning section, you need good reading skills. Of course, some of it is your talent. If you're a reader, you have had a long experience in reading, you will be good. But a lot about the reading field is about your technique. If your technique is correct, you can definitely do so much better. So आज के सेशन में हम ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मैंने पर्सनली ट्राई करे हैं एंड आई हैव बीन रीडिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 decades नाउ और इन्होंने मुझे बहुत फायदा दिया है। मेरा कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुआ है, मेरी स्पीड भी इम्प्रूव हुई है। स्पीड तो इंसिडेंटल होती है, अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। तो मेरी स्पीड इम्प्रूव हुई है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुआ है एंड ऑफ कोर्स एक्यूरेसी भी अच्छी आई है बिकॉज it is no point in pretending that I am understanding. If I am actually understanding something, then I should get the answers correct, right? So that is the पॉइंट टुडे। आज के सेशन का यही एम है कि हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो और उससे अल्टीमेटली हमारा स्कोर इम्प्रूव हो। ठीक है, तो प्लीज नोट करते जाना, एटलीस्ट हेडिंग्स नोट करते जाना ताकि आप इस सेशन का एक टेक अवे रख सको। बिगिन करेंगे आज के पहले टिप के साथ, विच इज द टॉप डाउन एंड डाउन टॉप स्ट्रैटेजी। मैंने लिखा है कि आप दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करें, यानी कि एट द सेम टाइम यूज करें। पहले हम समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी होती क्या है। व्हाट इज अ टॉप डाउन स्ट्रैटेजी? टॉप डाउन स्ट्रैटेजी का मतलब है कि यू विल गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और डाउन टॉप स्ट्रैटेजी का मतलब है कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक्स एंड देन यू विल गो टू द जनरल थिंग। तो मैंने लिखा है कि इसको साइमल्टेनियसली यूज करें बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द पैसेज। और हो सकता है कि कहीं पर ऑथर एक जनरल इशू के साथ बिगिन करे, दैट्स द यूजुअल स्टाइल। उसने बात करी अबाउट क्लाइमेट चेंज इन जनरल और फिर धीरे धीरे स्पेसिफिक होता गया अबाउट क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। ठीक है, तो एक जनरल लेवल पे बात शुरू हुई बट वो बहुत स्पेसिफिक हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पेसिफिक इंसिडेंट के साथ बात शुरू हुई कि व्हाट हैज हैपेंड इन द सिटी टुडे, उस इंसिडेंट को उठाया गया। ओके, देयर वाज अ केस ऑफ रोड रेज, उसको उठाया गया और फिर उसके बेसिस पे एक जनरल ट्रेंड के तरफ लेके गया कि हाउ इज इट बिकमिंग अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। सो आपको ध्यान रखना है कि ऑथर किसी भी तरह का अप्रोच फॉलो कर सकता है। हो सकता है कि वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करे, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आए, और ये भी हो सकता है कि वो डाउन टॉप अप्रोच यूज करे, यानी कि स्पेसिफिक इंसिडेंट को उठा करके जनरल के तरफ जाए। ये बात आपको ध्यान देनी है, नोटिस करनी है, बिकॉज एक अच्छा रीडर वही होता है जो अवेयर रीडर होता है, जो फ्लो को ऑब्जर्व करता है। अगर आप ऐसे रीडर हो जो कि कैरीड अवे हो रहा है विद द फ्लो, देन यू आर नॉट ऑन टॉप ऑफ योर गेम। इफ यू वांट टू परफॉर्म वेरी वेल, यू हैव टू नोटिस द पैटर्न। ठीक है, सो दैट इज माई टिप नंबर 1 फॉर ऑल ऑफ यू dear students. Moving on to the second tip of the day, which is understanding the writer. अगर हम राइटर को समझते हैं, क्या समझते हैं हम उसके बारे में? हम उसका बैकग्राउंड समझना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी अगर हमें समझ में आएगा वेयर इज दिस पर्सन कमिंग फ्रॉम। ठीक है, कमिंग फ्रॉम से मेरा क्या मतलब है? तो बैकग्राउंड में आ जाती है सबसे पहले उसकी नेशनैलिटी। इफ आई हैव एन आइडिया अबाउट हिज नेशनैलिटी, आई विल बी एबल टू रिलेट टू हिम बेटर। If he is a fellow compatriot, if he is an Indian, I do understand what he's saying. I'm living it every day, right? But if he comes from a first world country, I understand कि उनके challenges बहुत अलग हैं हमारे challenges से। So if I understand the nationality of my writer, there might be an evidence, there might be no evidence, but at least I have to try looking for it. सो उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो, उसका प्रोफेशन समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसका प्रोफेशन समझोगे तो आप उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज समझोगे। एक टीचर, एक एजुकेटर अलग तरह की बातें करता है और एक लॉयर अलग तरह की बातें करता है। उसका प्रोफेशन समझने से आपको बहुत मदद होगी कि वो क्यों
ऐसी बातें कह रहा है जो भी वो कह रहा है, ठीक है। तो उसका जेंडर भी कई बार अगर हम समझ जाते हैं तो हमें सिमिलरली समझ में आता है कि ओके, शी इज अ वुमन, शी केयर्स फॉर सच इश्यूज, ही इज अ मैन, एंड आई कैन यूज दैट टू इम्प्रूव माई कॉम्प्रिहेंशन। सो उसके जेंडर को गेस करने की कोशिश करेंगे, उसकी नेशनैलिटी समझने की कोशिश करेंगे, उसका प्रोफेशन समझने की कोशिश करेंगे, वो कौन से एज ग्रुप को बिलोंग करता है, इज ही योर एज और माई एज, बिकॉज हम दोनों के कंसर्न्स अलग अलग हैं। When I was your age, when I was also a teenager, I was thinking differently. But now that I am more settled in life, I have other concerns. So आप उसका एज ग्रुप अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ आप बोलोगे कि मैम ऑल दिस इज ग्रेट, दिस साउंड्स फैंटास्टिक अनुजा मैम, बट वेयर इज द टाइम? आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ टाइम, आई हैव टू रैप अप एन आरसी in 5 minutes. And I will tell you that I hear you, but understand कि everything can be done with practice. ये सारी चीजें इंट्यूटिव होती हैं। जस्ट सो यू नो कि तुम्हें करना है, तुम कर पाओगे। बस तुम इसको ध्यान में रखो, बैक ऑफ योर माइंड में रखो। तुम्हें इसके लिए एडिशनल 2 मिनट या 3 मिनट नहीं देने पड़ेंगे। ये सेकंड्स का काम है जो अपने आप हो जाएगा। जस्ट तुम ध्यान रखो कि ऐसा कुछ करना है, ठीक है। सो जस्ट कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड and it will happen intuitively. Believe me, I'm telling you by first hand experience, it will not take a lot of time, but try to understand your writer. Once you understand the guy, you will be able to understand what he is saying. ठीक है? Moving on to the third practical actionable tip. I believe in giving practical tips because थ्योरी तो कहीं भी लिखी है, बट जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने करके देखा है, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मॉनिटर करो अपने कॉम्प्रिहेंशन को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, ताकि आप डिटेक्ट कर सको इनकंसिस्टेंसीज और कॉम्प्रिहेंशन फेलियर्स। देखो, जब आप मॉनिटर नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मॉनिटर कैसे करेंगे? जब भी हम कोई आरसी सॉल्व करें, मे बी इन अ क्लास और इन अ मॉक, वी हैव टू गो बैक टू इट एंड ट्राई टू सी what style it was written in, what genre it came from. So, was it history or psychology? Was it a narrative or an analytical passage? Okay, what were the question types that I got wrong? Okay, what were the kind of options that got me? I have to understand कि मेरी mistake होती कहाँ है. Once I monitor my comprehension, I'll be able to detect inconsistencies because I'll be able to see a पैटर्न। आप मानो या ना मानो, बट योर मिस्टेक्स डू हैव अ पैटर्न। अब जिस दिन आपको वो पैटर्न दिखने लगेगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे अभी उतना केपेबल नहीं हूँ, और फिर ऑब्वियसली आप केपेबल हो जाओगे। इट विल नॉट टेक टाइम, ठीक है। तो आपको डिटेक्ट करना है अपनी इनकंसिस्टेंसीज, और तभी आप अपने कॉम्प्रिहेंशन फेलियर्स को अवॉइड कर सकते हो। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें घर पे बहुत अच्छे से समझ में आता है, पर मॉक में उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? ये कॉम्प्रिहेंशन फेलियर कैसे हो जाता है? क्योंकि हम समझते नहीं है कि व्हाट वर्क्स फॉर अस, व्हाट डजंट वर्क फॉर अस। अभी भी टाइम है, पेपर दूर है, समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे लिए क्या इनकंसिस्टेंसीज हैं, ताकि ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंशन फेलियर ना हो डूम्स डे वाले दिन, और तुम बहुत कॉन्फिडेंस से जा सको अपना क्लैट का पेपर लिखने के लिए, ठीक है। तो प्लीज अपने लिखे हुए हर मॉक, अपने सॉल्व करे हुए हर क्लास शीट पे रिविजिट करो, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दूसरी बार में। पहली बार में उतना नहीं समझ में आता, ठीक है। मूव ऑन करेंगे आज के फोर्थ टिप के तरफ, जिसमें मैंने फोकस करा है एक ऐसे स्किल के ऊपर जो कि रीडिंग के साथ साथ ही चलता है, रीडिंग एंड थिंकिंग। अगर आप रीडिंग को एक माइंडलेस एक्टिविटी सोच रहे हो, तो आप रीडिंग को समझे ही नहीं कि रीडिंग होता क्या है। रीडिंग थिंकिंग से कनेक्टेड है, एंड इफ यू वांट टू लर्न टू रीड बेटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंक बेटर, करना ही पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कैसे? किसी कोर्स में थिंकिंग सिखा रहे हैं क्या, कि मैं जाकर के थिंकिंग सीख लूं? हाँ, सिखा रहे हैं। सो टुडे लेट मी टेल यू कि अगर आपको अपनी थिंकिंग को करेक्ट करना है, आप क्या क्या सीख सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप लोग लॉजिकल फैलेसीज के बारे में पता करिए। लॉजिकल फैलेसीज वो मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग करते हैं, हम सभी करते हैं, क्योंकि हम
इमोशंस से बने हुए हैं, हम लॉजिक से बने हुए नहीं हैं। तो क्योंकि हम वी कम आउट ऑफ इमोशंस, वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, तो कोशिश करो कि वो सारे कॉमन लॉजिकल फैलेसीज आपको पता हो और आप उन्हें कमिट ना करें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इंटरनेट सर्च करना है, लॉजिकल फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज, फॉर्मल फैलेसीज, आपको सारी मिल जाएंगी। ओके, पता करो कि कौन से कॉग्निटिव बायसेस हमारे दिमाग में होते हैं। कॉग्निटिव बायसेस आर इनहेरेंट बायसेस जो हमारे दिमाग में होते हैं, और उस वजह से हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ट नहीं होता। बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं है कि ये गलत है, हमें पता भी नहीं है कि ये हम कर रहे हैं, और उस वजह से हमारा कॉम्प्रिहेंशन अफेक्ट होता है। तो आपको कॉग्निटिव बायसेस अपना मिल जाएगा। देर इज अ वेबसाइट जहां पे आप चेक कर सकते हो कि आपके अंदर कौन सा बायस है। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फाइनली, देर इज समथिंग कॉल्ड मेंटल मॉडल्स, जो आपको मदद करते हैं सोचने के लिए, बिकॉज दे गिव यू अ मेथड ऑफ थिंकिंग। और हर चीज सिस्टमैटिक हो जाती है अगर उसके अराउंड एक मेथड हो। आई कैन गिव यू अ सोर्स ऑल्सो। देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड फार नैम स्ट्रीट दैट आई रियली लाइक, फार नैम स्ट्रीट। वहां पर एक आर्टिकल है अबाउट द डिफरेंट मेंटल मॉडल्स जो आपके काम आ सकते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है कि थिंकिंग कैसे कर सकते हैं, और ये तीन चीजें करके ही आपको लगेगा कि हाँ, मुझे सोचने का तरीका आ रहा है। जब मुझे सोचने का तरीका आ रहा है, तो रीड करते करते सोचने का काम मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। और वो क्वेश्चंस जो दूसरों को पजल करते हैं, इन्फरेंशियल क्वेश्चंस, उनको मैं बहुत अच्छे से डील कर पाऊंगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप थिंकिंग भी सीखें, और मुझे बताएं जरूर आपने क्या सीखा। Final tip of the day. Talks about your circle of competence, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, और उसके आउटकम सभी कुछ इंप्रूव हो सके। ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंस से नहीं, ईगो से वर्क करते हैं। उन्हें लगता है उन्हें ये आरसी बनना चाहिए, इसीलिए वो आरसी अटेम्प्ट करते हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या आता है, क्या नहीं आता। देखो, अ लॉट ऑफ फेक कॉन्फिडेंस इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। और ऐसा कहते हैं कि जब नॉलेज लिमिटेड होती है तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। पर मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तुम्हारी नॉलेज इतना ज्यादा हो कि तुमको अच्छे से पता हो व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डू नॉट नो। क्योंकि ऑफ कोर्स तुम 17-18 साल में यहां तो नहीं पहुंच सकते कि तुम्हें सब पता होगा। लेट्स नॉट बी दैट ईगोइस्टिक, है ना। सोक्रेटिस भी जब कह रहे थे कि मुझे सब नहीं पता, आई ओनली नो दैट आई डोंट नो एवरीथिंग, तो फिर हम उनके सामने कैसे बोल सकते हैं कि आई नो एवरीथिंग। बट ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज माय सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, किस तरह के क्वेश्चंस में कर पाता हूँ, किस तरह के पैसेजेस में पढ़ पाता हूँ, क्योंकि अभी भी टाइम है। जो तुम नहीं कर पाते हो वो तुम कर सकते हो। जस्ट वो इंटरेस्ट होना चाहिए और मोटिवेशन दिखाना है, प्रैक्टिस करने की बात है। क्योंकि देखो, टैलेंट तुम्हारे अंदर जितना भी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा कि तुम प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, और उससे भी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा कि तुमने नॉलेज कितनी इकट्ठी कर ली है। तो कई बार टैलेंटेड लोग तुमसे पीछे छूट जाएंगे क्योंकि तुमने प्रैक्टिस करी है और अपनी नॉलेज बढ़ा ली है। इंग्लिश में जब बात आती है नॉलेज की, तो नॉलेज होती है वर्ड्स की, नॉलेज होती है आइडियाज की। तो आज हमने जो भी 5 टिप्स सीखे उनको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। फिफ्थ टिप था अपना कॉम्पिटेंस समझना। फोर्थ टिप था थिंकिंग को बेटर करना। थर्ड टिप था मॉनिटर करना ताकि इनकंसिस्टेंसीज पता चल सकें। सेकंड टिप था राइटर को समझना। और फर्स्ट टिप था टॉप डाउन और डाउन टॉप स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना। इसके साथ ही हमारा आज का डिस्कशन कंक्लूड होता है। आई होप आपको ये बहुत यूजफुल लगा, एंड आई होप आप इसे जरूर ट्राई करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आउटकम्स आए। If there is anything that I couldn't answer for you today, I would love to answer it for you. You can just mention in the chat box and I will get back. Thank you so much for your patience. See you around. Bye bye.